जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं पवन सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारा जो पिछला जो वीडियो था डीपीएसपी के बारे में, उसका जो बचा हुआ पार्ट है थोड़ा उसकी चर्चा करते हैं। हमने अनुच्छेद 36 से लेके 35 तक देखा था। उसके बाद में आपका अनुच्छेद है 46 में दे रखा है कि राज्य क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है, एसटी, एससी, इनके कल्याण के लिए नीतियां बनाएगा। जैसे हम बात करें कि सरकार ने आर्टिकल 46 के तहत कौन कौन से काम किए हैं, तो जैसे स्कॉलरशिप जो मिलती है एसटी, एससी, बीपीएल, ओबीसी, एमबीसी, इन लोगों को, वो सब किसकी देन है? वो है आपके आर्टिकल 46 की देन। इसके बाद में आपका आर्टिकल 47, इसमें दे रखा है स्वास्थ्य का, कि राज्य क्या करेगा, स्वास्थ्य की देखभाल करेगा, स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपने देखा होगा आज से 8-10 साल पहले जब हम बीमार होते थे और किसी सरकारी अस्पताल में दिखाने जाते थे तो ओपीडी में डॉक्टर हमें देखने के बाद में जो दवा लिख के देता था पर्ची के ऊपर, वो हमें बाहर मार्केट से परचेज करनी होती थी। हमारी जो जांच होती थी तो जांच भी वो निःशुल्क उपलब्ध नहीं थी। लेकिन जब आज देखते हैं हम तो सरकारी अस्पताल है, उनके अंदर निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना और यहां तक कि ऑपरेशन भी निःशुल्क होने लगे हैं। यह सब किसकी देन है? आर्टिकल 47। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि राज्य ने यह आश्वासन दिया था कि जब हमारे संसाधन मजबूत होंगे, वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, तब हम राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगे। जिसमें पहली सीढ़ी तो उन्होंने ये रख दी कि उन्होंने हमारे यहाँ निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना आदि स्टार्ट कर दी। ये मनुष्य के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी शुरू कर दी। आप देखते हो जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं तो वहाँ पे जो आपके सामुदायिक चिकित्सा केंद्र होते हैं, पशुओं के लिए पशु औषधालय जो होते हैं, वहाँ पे उन पशुओं के इलाज के लिए निःशुल्क दवा मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया मानव स्वास्थ्य के लिए और क्या काम किया गवर्नमेंट ने। जैसे हम बात करते हैं मादक पदार्थ, जिनमें सबसे बड़ी शराब, तो आर्टिकल 47 में यह कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, ऐसे मादक पदार्थों पे क्या रोक लगाएगा। जैसे शराब, क्योंकि शराब मानव स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालती है, साथ में बहुत सारे इससे और भी कई सामाजिक बुराइयां पैदा होती है। जैसे हम बात करें घरेलू हिंसा, और आजकल जो बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं उनमें मोस्ट ऑफ तो तुम्हारे शराब का योगदान है। तो गवर्नमेंट इसको बंद क्यों नहीं कर देती? हमारे मन में ये ख्याल आता है कि भाई ये शराब इतनी सारी बुराइयों का कारण है, तो सरकार इसको बंद क्यों नहीं कर पाती? वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि सरकार को इससे बहुत ज़्यादा आय प्राप्त होती है। इस पर इतना टैक्स लगता है कि गवर्नमेंट को उससे बहुत ज़्यादा आय प्राप्त होती है, और गवर्नमेंट के पास में एक आय का बहुत बड़ा ही क्या है, साधन है। इसलिए सरकार चाह के भी इसको बंद नहीं कर पा रही। लेकिन शराब बंद करने का जो राइट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये आपकी राज्य सूची में है। इसके संबंध में राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो आज अब हम देखते हैं कि आपका जैसे पड़ोसी राज्य है गुजरात, बिहार है, ईस्ट में भी है एक राज्य,
वहां पर शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। मतलब यहाँ की राज्य सरकारों ने शराब पे प्रतिबंध लगा दिया, वहां पे शराब बिक्री नहीं होती और नहीं बनती है। ये सब किससे प्रेरित होके? आर्टिकल 47 से। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि जो दुधारू पशु होंगे और स्पेशली इनमें गाय, इनके वध पे भी क्या होगा? प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो आप जो देखते हो गौ हत्या पे जो प्रतिबंध लगाया गया है वो भी किसकी देन है? आर्टिकल 47 की देन है। और आपका जो आर्टिकल 47 है ये पूर्णतः महात्मा गांधी से प्रभावित है। हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि आपका आर्टिकल 40, 43, 47 ये सब महात्मा गांधी से प्रेरित है। इन पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट महात्मा गांधी का प्रभाव है। तो दोस्तों ये हो गया आपका आर्टिकल 47 स्वास्थ्य के संबंध में। अब इसके बाद में आपका आर्टिकल 48, इसमें क्या किया गया है कि राज्य क्या करेगा? वन पर्यावरण और आपके जो वन्य जीव है इनका क्या करेगा? संरक्षण करेगा। आपको पता है कि वनों का हमारे यहां पर कितना महत्व है। यहां पे नहीं, पूरी दुनिया में बिना वनों के तो मानव जीवन की कल्पना करना भी बड़ा असंभव सा है। क्योंकि वो पता है कि अगर वन नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन नहीं होगी तो मानव का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वनों का बहुत बड़ा महत्व है। और आपको पता है कि आपकी जो 1952 की जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति है वो भी क्या कहती है कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कम से कम भारत का जो क्षेत्रफल है पूरा, तो उस पर कम से कम उसके 33% भूभाग पे क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। तो वनों को बढ़ावा देगी गवर्नमेंट। ये भी किस में है? 48 में है। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन के लिए और जो हमारा पर्यावरण है इसकी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम जो देखते हैं आज आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, वन है, इन सबको संरक्षण प्रदान किया गया है। भाई वन है, वनों पे सरकार ने कटिबंध पे रोक लगा दी, उन पे रोक लगा दी, वहाँ पे कटाई नहीं होती। इसके अलावा अगर हम जब देखते हैं कि यहाँ पर आपके जो वन्य जीव है उन पे भी क्या कर दिया? उनके शिकार पे भी क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। मतलब आपका जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है वो क्या है? वो इसी से प्रेरित होकर तो बना है, इसी से प्रेरित होकर बना है 48 से कि राज्य क्या करेगा? वन और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करेगा। तो ये सब किस में? आपका 48 में है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आर्टिकल 49, इसमें है ऐतिहासिक पुरातात्विक स्मारकों को संरक्षण। आपने देखा होगा कि जैसे हमारा लाल किला है, आगरे का ताजमहल है, जयपुर की हम बात करें तो हवा महल है, जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, आमेर महल है, रणथंबोर का है, बहुत सारे हमारे यहाँ पे फोर्ट वगैरह है और बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व की कई बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है यहाँ पर। तो आर्टिकल 49 में ये कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? इनके प्रोटेक्शन के लिए नीतियाँ बनाएगा, इनका ध्यान रखेगा। क्यों? पहली बात तो ये हमारे प्राचीन अतीत का जो गौरव था उसको जीवित बनाए हुए है। दूसरी हमारी संस्कृति को जीवित बनाए हुए हैं और हमारी संस्कृति का ये बाहर भी क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। साथ में हमारे यहाँ पर ये चीज़ें क्या? आय का साधन भी है। पर्यटन उद्योग जो वर्तमान में एक बहुत बड़ा उद्योग बनता जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि धुआं रहित उद्योग। तो पर्यटन उद्योग को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? इन ऐतिहासिक स्थलों का ही तो है। भाई बाहर से कोई व्यक्ति
हमारे यहाँ पर आता है तो क्यों आता है? इनको देखने के लिए। तो ये कहा गया 49 में कि राज्य क्या करेगा? इनको संरक्षण प्रदान करेगा। इसके बाद में है आपका आर्टिकल 50 में क्या है दोस्तों कि आपका कार्यपालिका और जो आपकी न्यायपालिका है, इन दोनों को क्या किया जाएगा? पृथक्करण किया जाएगा। अब पृथक्करण कैसे किया जाएगा भाई? जब पता है आपको कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जब एक जगह केंद्रित हो जाएगी तो वहां पर भ्रष्टाचार की पूरी संभावना होती है, पूरी संभावना होती है। जैसे एक ही व्यक्ति अगर कार्यपालिका का पार्ट हो और वही न्यायपालिका का पार्ट हो तो वहां पर हम एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ये कहा गया है कि आर्टिकल 50 में कि हम क्या करेंगे? कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों को अलग अलग करेंगे। और इसका जो आपका अंतिम अनुच्छेद है वो है आपका भारत की विदेश नीति के संबंध में, कि भारत की जो विदेश नीति है किस तरह से संचालित होगी। पहली बात तो भारत की जो विदेश नीति है इसका मूल आधार क्या है? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। हम खुद शांति कायम रखेंगे, पड़ोसी को भी रखाएंगे, हम किसी पे पहले आक्रमण नहीं करेंगे। हम पे कोई आक्रमण करता है तो पहले उसको शांति से समझाने की कोशिश करेंगे और युद्ध तो हमारा अंतिम विकल्प होगा। जैसे अगर हम अभी देखते हैं तो चीन है, वो क्या कर रहा है? भारत को बार बार उकसा रहा है लड़ाई के लिए, पाकिस्तान भी उकसाता है। अब पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, भारत के सामने न के बराबर है। भारत चाहे तो उसको एक दिन में साफ कर दे, लेकिन भारत की विदेश नीति क्या कहती है? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, जीवो और जीने दो। इसीलिए पाकिस्तान को बार बार माफ करता है, उसको समझाता है छोटे भाई की तरह उसको कि ऐसा मत करे, वो मत करे। अब चाइना आप देख रहे हो बार बार हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन मोदी साहब उसको समझा रहे हैं, नहीं मान रहा। तो क्या हो रहा है? हम सीधा युद्ध नहीं कर रहे, हम साम दाम सब लगा रहे। पहले पड़ोसियों से कह रहे देखो भाई चाइना ऐसा कर रहा है, पूरी दुनिया वो उसको बता रहा है कि देखो उसने ये मिस्टेक की। उसके बाद में युद्ध तो क्या होगा कि अंतिम विकल्प होगा। तो 51 में ये कहा गया है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाएंगे, हम किसी पड़ोसी को परेशान नहीं करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, पंचशील समझौता जो चाइना के साथ हुआ था। वैसे जो भारत की विदेश नीति है इसका जो जनक है वो ऐसा बोलते हैं कि आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है। क्यों है? भारत के जो आपके पहले जो आपके प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन साथ साथ में नेहरू पीएम होते हुए क्या होते? भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। तो नेहरू की जो पॉलिसी थी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति का जो संचालन होता है आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों हमने आज आपका ये जो डीपीएसपी वाला 4th पार्ट था आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये कंप्लीट कर लिया है और आशा करता हूँ कि आपने पूरा देखा और समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई संदेह हो, आपके मन में कोई क्यूरीज आ रही हो तो आप हमारे कोचिंग के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करके भेज सकते हो। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो भी लिख के भेज सकते हो, हम बिल्कुल उसका हम समाधान बताएंगे आपको। और जो आपका क्वेश्चन होगा, कोई डेटा है, कोई भी जो मिस्टेक है आपको समझ में नहीं आ रही, हम आपको पूरी तरह से उसको आश्वासन दे के समझा के फिर फ्री करेंगे। ऐसा नहीं हम फॉर्मेलिटी करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। धन्यवाद।